ऐसे में क्या चुनाव आयोग ईवीएम और ईडी के बलबूते पर मोदी जी ये कह पा रहे हैं कि बीजेपी अकेले के दम पर 370 पार करेगी? क्योंकि अगर 9 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो राम मंदिर के सिवा तो कुछ दिखता नहीं है। आपको क्या जरूरत है ईडी की? आपको क्या जरूरत है इलेक्शन चुनाव आयोग की? आपको क्या जरूरत है ईवीएम मशीन की? ये तमाम चीजें इस बात को रेखांकित करते हैं कि इनका टैली 230 से ऊपर जा नहीं रहा है। इन्होंने ये पता है इनको कि 10 साल तक इन्होंने सिर्फ हवाबाजी की है, मन की बात कही है, खोखले आंकड़े दिए हैं। इनके आंकड़े इन्हीं को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। देश कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है। ऊपर से जो ईडी के शिकंजे में अभी अंदर है, यानी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इनके जो विटनेसेस हैं, जो गवाह देने वाले हैं, इन्हें डराकर धमकाकर गवाही दिलवाई गई है। और ऊपर से जो रिकॉर्डिंग हुई है उनमें से वीडियो तो है, विजुअल्स तो हैं, लेकिन ऑडियो को गायब किया गया। आपको ममता को ही अरेस्ट करना होगा, आपको राहुल गांधी को ही अंदर करना होगा, आपको केजरीवाल को अंदर करना होगा, आपको शरद पवार को अंदर करना होगा, आपको स्टैलिन को अंदर करना होगा, आपको उद्धव ठाकरे को अंदर करना होगा। लेकिन जो फिर भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उनको आप साथ में कैसे लेते हैं? आपके पार्टी में जो भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में आपका क्या सोच है? 8 एकड़ के ज़मीन के मामले में तो आपने 4 बार समन्स किया। 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज है अजीत पवार के रिलेटिव्स की, उनको क्यों नहीं नोटिस जाते? क्रिकेट के मैच में खुद उतरे, खुद ही बॉल, अगली वाली टीम ही नहीं है, खुद की टीम से बॉलिंग करवा रहे हैं और खुद ही बैटिंग कर रहे हैं। अंपायर भी खुद है, बोल्ड जाने के बाद भी बोलता है नहीं नो बॉल था, नो बॉल था। क्या करें आप? कौन सवाल पूछे? थर्ड अंपायर भी अपना ही। तो ऐसे चुनाव करने की क्या जरूरत है? साहब आप ही रहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश का माहौल दोस्तों इस तरह अभी फिलहाल किस तरह का बना हुआ है ये हर कोई देख पा रहा है। ईडी मोदी के लिए तरकश का वो तीर बन चुकी है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी विपक्ष को घायल करके 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। फिलहाल तो यही आरोप लग रहा है। तो वहीं ईवीएम और चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है और आज चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करने वाले हैं। ऐसे में देश का माहौल किस तरह का है, राजनीति किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, देश की राजनीति, इस पर सिर्फ एक्सपर्ट ही फिलहाल बता सकते हैं। किस तरह से विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, तमाम मुख्यमंत्रियों पर, डिप्टी सीएम पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए हमारे साथ फिर एक बार वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। स्वागत है सर देश नीति के मंच पर आने के लिए। मोदी जी सदन में फिलहाल के लिए ये कहा कि बीजेपी 370 पार करेगी और एनडीए को मिलाकर के 400 पार करेगी। ऐसे में क्या चुनाव आयोग ईवीएम और ईडी के बलबूते पर मोदी जी ये कह पा रहे हैं कि बीजेपी अकेले के दम पर 370 पार करेगी? क्योंकि अगर 9 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो राम मंदिर के सिवा तो कुछ दिखता नहीं है हमें। और राम मंदिर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में है। ये भले ही प्रचार करें। देखिए ये वॉर क्राई होता है, अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, ये वॉर क्राई है। जैसे युद्ध के दौरान युद्ध घोष होता था अपने सोल्जर्स को उत्साहित करने के लिए, वैसा कैडर को उत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री चुनाव का बिगुल तो बजाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं बिगुल नहीं बजाता, मैं तो विकास का बिगुल बजाता हूँ। वो अपनी गारंटी की बात करते हैं कि मोदी की गारंटी क्या है। यदि ये तमाम चीज़ें हैं, यदि उन्हें लगता है कि उनने 10 साल में देश को बहुत कुछ दिया और देश की जनता समझदार है, ये भी वो जानते हैं कि उन्होंने कहा कि वो तो जवाहरलाल नेहरू थे, वो देश की जनता को मूर्ख और आलसी समझते थे, ये तो देश की जनता को बहुत अच्छे समझते हैं। देश की जनता अच्छी है, समझदार है। देश की जनता राम मंदिर में महिमा मंडित हो गई है, पूर्ण रूप से राममय हो गया है देश। बहुत सारे विकास के काम किए हैं 2014 से लेकर 2024 तक। विपक्ष है नहीं, और जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचार में लबालब भरा हुआ है। ऐसे में आपको क्या ज़रूरत है ईडी की? आपको क्या ज़रूरत है इलेक्शन चुनाव आयोग की? आपको क्या ज़रूरत है ईवीएम मशीन की? ये तमाम चीज़ें इस बात को रेखांकित करते हैं कि इनका टैली 230 से ऊपर जा नहीं रहा है।
ये जानते हैं देश की जनता अशिक्षित है, देश की जनता इमोशनल है, धार्मिक भावनाओं में बह जाती है, लेकिन इस देश की जनता मूर्ख नहीं, ये भी जानते हैं। यदि वाकई नरेंद्र मोदी जी अपने खुद की गारंटी ले लेते, और जो गारंटी की बात करते उसमें इतना खोखलापन है, यदि उसमें कुछ भी एक सॉलिडनेस होती तो मोदी जी तो ये कहते कि भाई चुनाव नियुक्त आयोग का नियुक्ति जो है विपक्ष ही करे। आपको बैलेट पे चाहिए, आप बैलेट पे करवाइए, आपको जैसा चाहिए वैसा करवाइए, आना मुझे ही है, क्योंकि इस देश की जनता के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने ये पता है इनको कि 10 साल तक इन्होंने सिर्फ हवाबाजी की है, मन की बात कही है, खोखले आंकड़े दिए हैं, इनके आंकड़े इन्हीं को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। देश कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है और क्षेत्रीय दलों ने इतना बड़ा चैलेंज खड़ा करके रखा है कि इन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इनके साथ लड़ा कैसा जाए। कांग्रेस के साथ जहां आमने सामने है वहां ठीक है, जहां कांग्रेस का संगठन अच्छा है, वहां चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, वहां कांग्रेस ने रिजल्ट दिए, वहां कांग्रेस के नेता बिल्कुल लचर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ एक नतीजे और आ गए हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास बहुत बड़ा फुटप्रिंट है हमारे देश में। यदि मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं तो देखिए, आज के डेट में इनके पास 303 सीटें हैं। ये कहते हैं कि 370 हम पार करेंगे, तो ये 67 सीट्स इनको आएगी कहाँ से, ये देखना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में 118 लोकसभा सीट्स है, उसमें से 4 मात्र बीजेपी के पास है, वो भी तेलंगाना की, जो इस बार घटने की चांस है क्योंकि तेलंगाना में अब कांग्रेस है। इनको ये 67 का गैप पूरा करने के लिए कम से कम 10-10 सीट तो इन चारों राज्यों में लेनी होगी, जो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। उत्तर भारत में 320 सीटें हैं, उसमें से 233 सीटें बीजेपी के पास है। यहाँ 320 की 320 इनको जीतनी होगी उत्तर भारत में, जो नहीं के बराबर दिखता है। उत्तर भारत की बात करें तो बिहार में इनके पास 40 में से 39 सीटें थी। ये तब थी जब लालू यादव का कुनबा अकेला लड़ रहा था कांग्रेस के साथ और लो लेवल पे था, और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक नए इस पे थे। पुलवामा का तड़का लग चुका था, राष्ट्रवाद का, बहुत सारी चीज़ें थी। इस बार बहुत उल्टी गंगा बह रही है। नीतीश आज भी उनके साथ है, लेकिन नीतीश ये जनता को बिहार के बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने आरजेडी को छोड़ा क्यों। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे छोड़ा? तो भ्रष्टाचार कहाँ था ये बताएं। सारा सरकार आप चला रहे थे। क्या उन्होंने कोई एरोगेंसी की थी? क्या उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ने की बात की थी? वो तो 24 घंटे आप में सबमिसिव थे। आपने जो मंत्रिमंडल दिया उन्होंने लिया। ऐसा क्या कारण था? क्या नीतीश कुमार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या उनके जितने भी साथी हैं उनके आसपास जो रेड्स हुई ईडी की, क्या ईडी की रेड, एक एमएलए थे शाह विधायक जो बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, उनके यहाँ कोई डायरी मिली, उसमें नीतीश जी का ना जिक्र है? क्या नीतीश जी ईडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं? ये सवाल जब जनता पूछती है तो उसके लिए जवाब नहीं है। तो इस बार 39 वहाँ मुश्किल है। ये 39 यदि वहाँ मुश्किल है तो आपका 303 का आंकड़ा ही मुश्किल में पड़ता है, तो फिर 370 कहाँ? फिर आप आइए पंजाब में 13 में से 2 है इनके पास। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा मिलकर लड़ी तो ये 13 बहुत, इनके लिए 2 जो होती वो भी मुश्किल है। महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटें इनके पास थी जब शिवसेना के साथ गए थे, वो उद्धव वाली। आज ये शिंदे वाली शिवसेना के साथ है, लेकिन जनता कैडर सारा जो है वो उद्धव वाली शिवसेना के पास है। ये उपचुनाव में दिखा दिया है। तो वहाँ 23 में से 23 निकालना मुश्किल है। वहाँ 3-4 सीटें भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। यूपी में 80 सीट थी, उसमें से 62 इनके पास है। ये 62 तब है जब पूरे देश ने 303 बीजेपी को दी, और तब अखिलेश के पास मात्र 44 विधायक थे। आज अखिलेश जी के पास 125 विधायक हैं। 2014 के मुकाबले में 2019 में घटा भी है। तो अब जब सारे देश में बढ़ा तब आप यूपी में घटे, तो इस बार तो और घट सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपकी टैली मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में 3 बीजेपी के पास थे, तब 370 लागू नहीं थी। अब जो लद्दाख में जो लोग रास्ते पे है
उससे नहीं लगता इनको 3 सीटें मिलेगी। ओडिशा में 21 में से 8 बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेडी पूरी ताकत के साथ लोकसभा लड़ने के मूड में है, क्योंकि उनको मालूम है इन 8 सीट की वजह से बीजेपी वहाँ विधानसभा में उनको तकलीफ दे रही थी। ममता 42 सीट है ममता के राज्य में, बंगाल में 18 सीट आप ही के राज्य से 18 बीजेपी के पास है। इस बार बीजेपी को 8 सीटें भी मिलना मुश्किल है। वो गैप यदि पड़ता है तो 303 ही मुश्किल हो जाता है। गुजरात में 26 में से 26 इनके पास मिलेगी। राजस्थान में 25 में से 25 इनके पास है। वहाँ 10 लोकसभा सीटें ऐसी है जहाँ कांग्रेस की मत प्रतिशत ज़्यादा है। यदि कांग्रेस ने ठीक ठाक किया, 5 सीटें भी यहाँ छटक ली, तो वो 303 का में से निकलेगी। बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें इनके पास। इस बार 28 से 28 भी आ गई, या तो भी 303 पे ही यदि यथावत रही तो 303 ही पहुँचेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 वही टैली हो सकती है। झारखंड में 14 में से 12 इनके पास थी। अब हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद जो ट्राइबल सेंटिमेंट इनके खिलाफ जा रहा है, वो ये 12 में घट करेगा, ये 303 में कमी करेगी। हरियाणा में 10 में से 10 है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है हरियाणा में। दिल्ली में 7 में से 7 है। मैं मानता हूँ कि 7 सीटों पे 50% से ऊपर मत प्रतिशत है बीजेपी का, लेकिन इस बार आम और कांग्रेस इकट्ठा आई तो सेंटिमेंट बदल भी सकते हैं। कर्नाटक में 28 में से 26 इनके पास थे, वो आधे रह जाएंगे, क्योंकि तब बीजेपी की सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में 17 में से 4 थे। इस बार मुश्किल है, क्योंकि वो बीआरएस में और बीजेपी आमने सामने थी। इस बार कांग्रेस और वो सामने सामने। ये एक ओवरऑल सिनेरियो यदि देखा तो मुझे ये 303 ही नहीं, जो उनका सर्वे जो लीक होकर खबरें आ रही है कि बहुत परेशान है, 335 के आसपास खींच के आ रही है सीटें, इसीलिए ईडी का प्रकोप है। मैं मानता हूँ यदि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ठीक है, फिर चुनाव एक तरफ, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करो, ठीक है। बीजेपी सत्ता में है, एनडीए सत्ता में है, तो इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को टारगेट करिए। आप इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दीजिए, कहीं तो सफाई होगी, आधा देश तो साफ होगा। जब ये लोग सत्ता में आएंगे, 20, 10, 15 साल जब भी आएंगे, तब बीजेपी के नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया वो जेल में चले जाएंगे, पूर्ण देश साफ होगा। मैं इस बात से मानता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर उल्टा रही है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रही है। ईडी के रेड्स हो रहे हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, सारे लोग एक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, इनको बीजेपी में सम्मिलित किया जाता है। तो फिर आप भ्रष्टाचारी जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। क्या अजीत पवार 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप आपने लगाया, जिनको जेल में जब बैठना था, एक दिन का पूरा 1 महीने का सेशन आपने आसाम में चलने नहीं दिया हेमंता विश्व शर्मा के लिए, आज वही आपके मुख्यमंत्री हैं। तो जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, या तो तब गलत किया या आज गलत कर रहे हो, कहीं तो गलत है आप। तब गलत किया तो फिर आपने तब दिशा भूल क्यों की जनता की? क्या आप झूठ बोल रहे थे? क्या आपके नेता झूठ बोल रहे थे, चक्की पिसिंग वाले? कुल मिला के जनता को इतनी बात समझ में आ गई कि ये भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रहे हैं अपने पार्टी में सम्मिलित करने के लिए। किसी ने मुझे बड़ा व्यंग्यात्मक पूछा था कि अजीत पवार को पार्टी में साथ लेने के बाद अमित शाह जी ने पुणे में कहा था कि दादा आप बहुत लेट आ गए, पहले आना चाहिए था। तो बोले इसके मायने क्या है? बोले इसके मायने अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है वो ये है कि गुजरात में मधेपुरा बैंक का स्कैंडल हुआ था, घोटाला, वो 1600 करोड़ रुपए का था, जिसके डायरेक्टर अमित शाह थे। और दादा का घोटाला 17,000 करोड़ का है। अब कहाँ 1600 और कहाँ 17,000? तो मुझे लगता है कि बीजेपी इन तमाम भ्रष्टाचारियों को इसलिए अपने साथ ले रही है कि वो उनसे ट्यूशन लेना चाहती है कि सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार, बड़े भ्रष्टाचार कैसे करें। यही एक मुझे दिखाई देता है, और तो कोई कारण नहीं दिखाई देता है। जिसको आप जेल भेज रहे थे और वादा कर रहे थे, वीडियोज है, अजीत पवार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कभी जगह नहीं, नीतीश कुमार के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो गए। मैं बता देना चाहता हूं बिहार की जनता को,
अब हम गोद में बैठे हैं नीतीश कुमार के, ये भी बताना देना चाहता हूँ, जब आप ये सारा कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये जो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की फैकल्टी ट्रेनिंग लेना चाहते, ये तो व्यंग्यात्मक हो गई बात। असल में बात यह है कि कोई भी चलेगा, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, सब चलेगा यदि जिसके वजह से हम 2 सीट जीत पाते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो ये 2-2 सीट की मारामारी इसलिए पड़ी है क्योंकि आप 232-35 के बीच आगे जा नहीं रहे हैं। 272 का जो सिंपल मेजोरिटी का आंकड़ा है वो आप छू नहीं पा रहे हैं, इसलिए छटपटाहट है। आप दक्षिण भारत में नहीं, अभी एक मराठी अखबार को इंटरव्यू दिया अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा कि दक्षिण में हम इस बार बहुत अच्छा करेंगे और 400 टैली हमारी हो जाएगी एनडीए की। कहाँ करेंगे दक्षिण में अच्छा? एक दक्षिण में इनका बड़ा पार्टनर था AIADM के, उसने भी हाथ जोड़ लिए। किस मुंह से जाओगे दक्षिण में? पेरियार की विचारधारा और आपकी विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मनुवादी संस्कृति के लोग हो, वो मनुवादी संस्कृति का विरोध करने वाले लोग हैं। कैसे आपको जगह देंगे? केरल में आपको जगह नहीं है, आंध्र प्रदेश में आपको जगह नहीं है, तेलंगाना में आपको बड़ी मुश्किल से पिछली बार कांग्रेस के कमज़ोरी से आपको जगह मिल गई थी, इस बार कांग्रेस सत्ता में है। और ये सबके बीच कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद ये सच भी हो सकता है कि सरकार जो कह रही है कि अब की बार हम 400 पार करेंगे, वो पार नहीं कर सकते, शायद जादुई आंकड़ा तक 272 जी जादुई आंकड़े की बात कर रहे हैं, जिसको साधारण मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी जिसको कहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और मोदी जी को अल्पमत की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, न चला सकते हैं, उनका नेचर ही नहीं है। वो एक डिक्टेटर जैसे काम करते हैं। वो जब प्रधानमंत्री है तो पूर्ण रूप से कैबिनेट पे कंट्रोल है, कोई उनके सामने सवाल नहीं पूछ सकता, उनको कुछ बता नहीं सकता, उनको नाराज करने वाली बात कोई कह नहीं सकता, चाहे कितनी भी सच्चाई हो और कितना भी दम हो उस तथ्य में। जी, और इसीलिए शायद ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, आतिशी जी ने एक आरोप लगाया कल कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर तो अलग से ईडी चार्जेस या शिकंजे में उनको रखा ही है, ऊपर से जो ईडी के शिकंजे में अभी अंदर हैं, यानी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इनके जो विटनेसेस हैं, जो गवाह देने वाले हैं, इन्हें डराकर धमकाकर गवाही दिलवाई गई है। और ऊपर से जो रिकॉर्डिंग हुई है उनमें से वीडियो तो है, विजुअल्स तो हैं, लेकिन ऑडियो को गायब किया गया। अब 1.5 साल से ये मामला चल रहा है, अभी भी कुछ भी जो है पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट के आगे ईडी इकट्ठा कर नहीं पाई। आखिर ये जांच पड़ताल कब जाकर के रुकेगी, कब सच बाहर आएगा? क्योंकि इससे तो 24 निकल जाएगा। वही है उनका इंटेंशन। 2024 के चुनाव आते आते केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये जो स्टार प्रचारक है, ममता बनर्जी, वहाँ हाथ नहीं डाल पा रहे क्योंकि ममता के भतीजे को अरेस्ट करने से मतलब नहीं है। आपको ममता को ही अरेस्ट करना होगा, आपको राहुल गांधी को ही अंदर करना होगा, आपको केजरीवाल को अंदर करना होगा, आपको शरद पवार को अंदर करना होगा, आपको स्टैलिन को अंदर करना होगा, आपको उद्धव ठाकरे को अंदर करना होगा। तो ये उद्धव ठाकरे के परिवार पे शिकंजा कस रहे 10 तरीके से। ये रोहित पवार है, जो ग्रैंडसन है शरद पवार के, नाती हैं, उन पे हाथ डाल दिया इन्होंने। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी भी हालत में, और मैं बार बार कहता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन जो फिर भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उनको आप साथ में कैसे लेते हैं? आपके पार्टी में जो भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में आपका क्या सोच है? जो उद्योगपति मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जिनके आरोप है, गवर्नमेंट एजेंसीज का आरोप है, गुजरात गवर्नमेंट का आरोप है, वहाँ सरकार और ईडी क्यों नहीं पहुँचती? 8 एकड़ का मामला है सेम है सोरेन का, और 100 करोड़ का मामला है केजरीवाल का। 100 करोड़ के आरोप थे अनिल देशमुख पे, जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के, सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला राज्य देश में, सब यूपी के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा देने वाला राज्य, 48 लोकसभा। उनको 1 साल 1.5 साल जेल में सड़ना पड़ा। आरोप 100 करोड़ के थे, इन्वेस्टिगेशन 8 करोड़ का हुआ, चार्जशीट में 1 करोड़ 40 लाख है। और जब जमानत दी गई तो जज ने कहा कि कौन सा केस बना भाई इन पे? सिसोदिया की भी जमानत होगी तब यही होगा कि ये केस कहाँ से बना। लेकिन चुनाव में ये लोग सामने नहीं चाहिए। यदि आपको लगता है आप 400 पार है तो फिर आने दीजिए मैदान में, सामने सामने
मर्दों जैसी लड़ाई करिए। ये पीछे से वॉर करना क्या है? ये पार्टी तोड़ो, घर तोड़ो, परिवार तोड़ो, ये किस लिए हो रहा है? लेकिन यही तमाम आरोपों को लेकर के पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में 14 विपक्षी पार्टी पहुंची थी और ये मांग की गई थी कि ये जो सिर्फ बदले की कार्रवाई हो रही है या विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अंदाज देने की जरूरत है। तो सीजीआई ने यह कहा था कि जो आम पब्लिक के लिए ईडी जिस तरह की कार्रवाई करती है, नेताओं के लिए अलग से कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि नेताओं में भेदभाव हो रहा है कि आप विपक्ष के हो तो अलग, आप सत्ता पक्ष के हो तो अलग। ये तो अब ये गए गलत बात से थे। इन्होंने ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा विचार है, मेरी सोच है, इन्होंने ये कहने के बजाय कि सिर्फ हम में से ही क्यों टारगेट किए जा सकते हैं, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देने चाहिए थे कि ईडी इनके तरफ क्यों नहीं ध्यान देती है। सर्वोच्च न्यायालय को गुजारिश है कि इनके तरफ भी ध्यान दे। ये स्पेशल चोजन क्यों है? क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ईडी ने नहीं समझ किया था क्या? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। उन्होंने सेबी को कहा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सेबी ने हाथ ऊपर कर दिए। ये कुछ जगह विदेश में है, विदेशी कंपनियां हैं, उसका मूल नहीं ढूंढ पा रहे। तो इसके मायने ये तो है कि अडानी के यहाँ इन्वेस्टमेंट तो ऐसा हुआ है जिस कंपनी के डिटेल्स इनके पास पता नहीं, तो वो बेनामी पैसा है, ये भी बहुत लगता है। डीआरआई के डायरेक्टर का सेबी के चेयरमैन को लिखा हुआ पत्र कि कैसे 1,500 करोड़ रुपए ओवर बिलिंग करके गए। गुजरात गवर्नमेंट का पत्र जो अडानी ग्रुप को 3,000 करोड़ वापस मांग रहा है, ओवर बिलिंग ऑफ कोल है। ये ओवर बिलिंग क्या होता है? यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। 10 रुपए का कोल खरीदो, उसके 100 रुपए पेमेंट करो, वो 100 रुपए विदेश में पेमेंट करते हैं, 10 रुपए का एक कोल होता है। वो जो 90 है, वो 90 रुपए वही फिर वापस आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसको आप बोलते हो विदेशी निवेश बढ़ गया। इस देश से 10 की जगह 100 गए, उसका क्या? ये बात ईडी क्यों नहीं करेगी? जिन लोगों के खिलाफ, अब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिन लोगों के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है वो चलती रहेगी, किसी को हमने माफ़ नहीं किया। होती कहाँ है? 8 एकड़ के ज़मीन के मामले में तो आपने 4 बार समन्स किया। 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज है अजीत पवार के रिलेटिव्स की, उनको क्यों नहीं नोटिस जाते? छगन भुजबल पे 800 करोड़ का मामला था, उनको क्यों नहीं नोटिस जाते? चुनाव जब ये पार्टी इधर से उधर बदलाव हो रहा था, पार्टी टूट रही थी, तब हसन मुशर्रफ के यहाँ एक वीक पहले रेड हुई थी ईडी की, बहुत सारी चीज़ें जब्त हुई थी। ईडी ने बताया था ये मिल गया, वो मिल गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? हसन मुशर्रफ आज कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र में, उनको नोटिस क्यों नहीं गए? ये गृह मंत्री गुमराह कर रहे हैं। दर्शकों को ये मैं बता दूं कि इनकम टैक्स में क्लोजर रिपोर्ट लगती है। इनकम टैक्स में आपने जाके आपके कागज बता दिए कि ये मेरे पास है, और इनकम टैक्स आप डिपार्टमेंट यदि उससे एग्री करता है तो वो आपका केस क्लोज हो जाता है। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे सकता है कि हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे को कुछ खास मिला नहीं, इसलिए केस क्लोज कर सकते हैं। ईडी का एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक ऐसा मामला है जहां ईडी को केस क्लोज नहीं कर सकती, वो केस कोर्ट से ही क्लोज होता है। और इनमें से किसी का केस कोर्ट में से क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ये जानती है यदि अजीत पवार के केस सारे क्लोज हो गए तो अजीत पवार फिर वापस चले जाएंगे। जितने लोग साथ में हैं वो गन पॉइंट पे हैं। यही कारण है कि जो लोग एनडीए के साथ हैं, मतलब आप देखिए, मैं अभी जो आंकड़े बता रहा था आपको कि 370 तो बीजेपी लाएगी, 400 के लिए कितनी सीट चाहिए? और 30। वो 30 सीट कहाँ से आएगी? एनडीए गठबंधन के लोग। कितने हैं एनडीए गठबंधन में पार्टियां? 38 पार्टियां हैं। उसमें से बीजेपी माइनस करो, कितनी बचती है? 37 पार्टियां। अब 37 पार्टियों को मिलकर 30 सीट लानी है।
तो खुद मोदी जी ने ही उन 37 पार्टियों का वजूद बता दिया कि उनके ऊपर वो 30 सीट लाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी औकात ही 30 की भी नहीं है, ये वो जानते हैं। लेकिन यही है कि फिर ये ईडी की कार्रवाई रुकेगी कहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए का मामला पड़ा हुआ है और उसका फैसला सामने आ नहीं रहा। सर्वोच्च न्यायालय को कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेना होगा, इंटरवीन तो करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय को ये इंटरवीन करना होगा कि जो भ्रष्टाचार के मामले बाकी आते हैं उसमें ईडी क्यों नहीं जाती। अब उसमें भी लोचा ये है, मतलब प्रॉब्लम फंसता ये है कि सपोज सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसमें ईडी इन्वेस्टिगेट करे, तो ईडी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जरूरी नहीं कि ईडी अरेस्ट करे। तो ईडी कहेगी कि सर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया और हमने नोटिस इशू किए, हमने फला फला XYZ को नोटिस इशू किए और वो हमसे कोऑपरेट कर रहा है, वो किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको अरेस्ट नहीं किया। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कह सकती कि इसको अरेस्ट ही करो, क्योंकि ये इसीलिए इनको ईडी अपने हाथ में चाहिए। जो चंडीगढ़ में इन्होंने करवाया, अपना मेयर जितवाया, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, यही करना है इनको लोकसभा में। इसीलिए इनको चुनाव आयोग अपना चाहिए, चुनाव आयुक्त अपना चाहिए। नहीं तो यदि 400 का दम है आप में, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था पे चलिए। आपको क्या जरूरत है बाकी चीज करने की? हाँ बिल्कुल जाइए, बोलिए कि हम कर रहे हैं भाई, हमारी 400 सीटें आ रही हैं, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल आराम से रहिए। आप अपना लोक आयुक्त, वो चुनाव आयुक्त आप अपोजिशन पार्टी नियुक्त करेगी, ये होती है ट्रांसपेरेंसी। आप मेरे से लड़िए, आमने सामने युद्ध होगा, रण होगा, लेकिन ये रण करने की स्थिति में नहीं है, ये सिर्फ हुंकार भरते हैं। और चुनाव जैसे ही युद्ध की स्थिति आती है, कभी ईडी को आगे कर देते हैं, कभी गद्दारों को ढूंढने की शुरुआत करते हैं। ये तो डिवाइड एंड रूल, ये तो अंग्रेजों ने दिया हुआ कंसेप्ट है। ये जितना अंग्रेज का विरोध करते हैं उतनी उनकी नीतियों को अपनाते हैं राजनीति में, ये ऑब्वियस से दिखता है सामने। अब सवाल कहीं ना कहीं नहीं कहूंगी कि चुनाव आयोग पर भी है। जैसे हमने देखा कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर रंगे हाथ पकड़े गए। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग का जो मतलब निष्पक्षता की बात करें वो अब वहां पर है नहीं? तो आज खुद नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो चुनाव आयुक्त का चयन करने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक हो गया होगा। तो चुनाव आयोग को फिर किस तरह से देखा जाए, क्योंकि पूरा नहीं, वो तो अब सरकार की बी टीम है। सरकार ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं चाहती? क्यों दो लोग सरकार सत्ता पक्ष के होंगे, प्रधानमंत्री स्वयं और एक उनके कैबिनेट मंत्री जो वो चूज करेंगे? क्यों चाहिए दो उनको सरकार को? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या गलत व्यवस्था दी थी? एक तरफ प्रधानमंत्री रहेंगे, एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा या विरोधी पार्टियों का सबसे बड़ी जो दल है उसका नेता रहेगा, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, ताकि बैलेंस रहेगा और एक सही आदमी का चयन होगा जो अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ साबित करेगा उस जगह के लिए जहां पे उसका अपॉइंटमेंट है। यदि मुझे अपना रबर स्टैंप भी अपॉइंट करना है तो फिर मैं उससे तो वही करवाऊंगा जो चंडीगढ़ में हुआ। और 2024 में यदि इनको 230 सीटें मिली तो वो सरकार बना देंगी। और सरकार बनाने के बाद जो एक प्रोसीजर होता है कि आपको विश्वास का मत लेना होता है, वो कब होता है? राष्ट्रपति कहेंगे इनको कि आप 2-4 साल में कर लीजिए कभी भी। अभी तो देश का विकास महत्वपूर्ण है, अभी मथुरा का मंदिर बनना है, काशी का मंदिर बनना है, ये महत्वपूर्ण मसले हैं और आप इधर टाइम वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट बुला के। और पार्लियामेंट में भी होता क्या है, विपक्ष को तो वैसा भी हमेशा आप निष्कासन करके अपने बिल पास करवा लेते हैं। जितनी नई परंपराएं गढ़ी है और जितनी पुरानी परंपराओं की हत्या हुई है
जो इस देश के लोकतंत्र को पोषित कर रही थी, उससे तो ऑलरेडी हम एक तानाशाही प्रवृत्ति नहीं, एक तानाशाह के अंडर जी रहे हैं। तानाशाह किसको कहते हैं? लोगों की रास्ते पे हत्या करने वालों को तानाशाही नहीं कहते। जो अपनी मनमर्जी चलाता हो उसको तानाशाह कहते हैं। ये प्रवृत्ति है और ये दिखाई देती है। इलेक्शन कमीशन तो हम अपॉइंट करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय को हम नहीं मानेंगे, हम नया कानून बनाएंगे। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी करी, जब ये मेयर इलेक्शन का मामला जब उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ में। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टिप्पणी काफी है इस मामले को? मैं टिप्पणियों पे विश्वास नहीं रखता, क्योंकि आगे 2024 मैं न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करने को तैयार हूं। यहाँ पे क्या न्यायपालिका के न्यायाधीश, मैं पूरी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये स्टेटमेंट कर रहा हूं, इसमें देश नीति का कोई दोष नहीं होगा। मैं पहले क्लियर करूं, क्या इस देश के न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है, क्या उनको भी थोड़ा नेतागिरी का कीड़ा लग गया है? क्योंकि मैंने कई केसेस में बहुत ऐसी टिप्पणियां देखी है जिससे लगता है कि एक मशाल जल गई न्याय की, लेकिन जब जजमेंट आता है तो सर पे हाथ रख के बैठ जाता हूं। ऑपरेटिव जजमेंट में तो कुछ होता ही नहीं जो कहते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय में देंगे ना, केस करेंगे, सर न्यायालय ने यदि कह दिया कि हमारे लिए प्रायोरिटी की जगह, प्रायोरिटी नहीं है अभी ये केस, अभी हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? हाईकोर्ट ने क्या किया? स्टे देना चाहिए था ना चंडीगढ़ के मामले में, जो सबने दिख रहा था। क्यों हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया? क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट में आया? चुनाव आयोग जिस हिसाब से कल शरद पवार के पार्टी को उनका सिंबल और नाम, उनके स्प्लिट जो ग्रुप, अलग ग्रुप हुआ, उसको दे दिया, जो एकनाथ शिंदे को दे दिया, उसको ऑब्वियस लगता है कि ये क्या हो रहा है, दिखाई नहीं देता ये। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यदि उस पर कुछ टिप्पणी की होगी, उसको साइड में रखते हुए चुनाव आयोग ने दिए हुए निर्णय को सामने रखकर योग्य और अयोग्य विधायकों का आप फैसला करोगे, तो फिर तो सरकार जो चाहेगी वही होगा, जो स्पीकर चाहेगा वही होगा। मामला कोर्ट में जाएगा, 5 साल के बाद नतीजा आएगा कि महाराष्ट्र में जो स्पीकर ने डिसीजन दिया वो गलत था, लेकिन वो तो सरकार में सत्ता का सुख उठा चुके हैं। वो समय कैसा वापस लाएगा? न्यायपालिका को समय भी ध्यान रखना चाहिए। ईडी अरेस्ट करेगी, न्यायपालिका ने कहना चाहिए चुनाव का साल है, कोई ईडी किसी को अरेस्ट नहीं, जेल में नहीं डालेंगे, जितने भी नेता यहीं इन्वेस्टिगेट करो, यहीं पूछताछ करो। लेकिन नहीं होता ऐसा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। आप सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डालोगे और खुद ही स्टार प्रचारक करके घूमोगे और बोलोगे कि एक अब की बार 400 पार, यह हास्यास्पद नहीं है तो क्या हुआ? क्रिकेट के मैच में खुद उतरे, खुद ही बॉल, अगली वाली टीम ही नहीं है, खुद की टीम से बॉलिंग करवा रहे हैं और खुद ही बैटिंग कर रहे हैं। अंपायर भी खुद है, बोल्ड जाने के बाद भी बोलता है नहीं नहीं नो बॉल था, नो बॉल था। क्या करें आप? कौन सवाल पूछे? थर्ड अंपायर भी अपना ही। तो ऐसे चुनाव करने की क्या जरूरत है? साहब आप ही रहिए और इतना बड़ा नौटंकी करने के बजाय सीधा सीधा संविधान को सस्पेंड कर लीजिए। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जैसी ताकत दिखाइए। वो महिला थी लेकिन मर्द थी। इमरजेंसी जैसा गलत और जो इस देश के लिए एक भयावह सपना था, लेकिन उन्हें डंके की चोट पे बोल के किया कि हाँ इमरजेंसी लगा रही हूं। अघोषित इमरजेंसी नहीं लगाई। मर्दानगी का काम करो। आपको इमरजेंसी लगानी है तो वैसे ही करो, लक्षण तो वही है। डेमोक्रेसी के नाम पे इमरजेंसी मत लगाइए। अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा 24 चुनाव सामने है कि ईवीएम का भी है। इतने सारे एडवोकेट्स जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। और खबर जो आई कि जो बेल है, BEL है,
उनके पदाधिकारी 4 पदाधिकारी जो है वो भाजपा के पाए गए। ऐसे में चिप का मामला हो या ईवीएम गड़बड़ी जो है बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि नहीं ईवीएम हैक पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या गड़बड़ी पॉसिबल है? गड़बड़ी मैंने तो कहा, देखिए जितना मैं जानता हूँ वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसको आप हैक नहीं कर सकते, लेकिन टैंपर कर सकते हैं, ईवीएम को सेटिंग कर सकते हैं, ईवीएम की मशीन रिप्लेस कर सकते हैं। ईवीएम के मशीन में चुनाव 5 बजे का समय निकलने के बाद बाकी जो 2-3 घंटे लगते मशीनें निकलने में, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, जो गुजरात में पाई गई। 1 मिनट में 58 वोट डले एक मशीन पे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 58 वोट कैसे डल सकते हैं? आदमी आता है, साइन करता है, आगे वाले काउंटर पे जाता है, इंक लगती है, इंक लगने के बाद वो उस मशीन के वहाँ जाता है, वहाँ जाके खड़ा होता है, फिर इधर से एक बटन रिलीज़ होता है और आपको जब सिग्नल मिलता है तब आप बटन दबाते हो, तब आपका वोट रजिस्टर होता है। फिर वीवीपैट का है। ये सारा प्रोसेस में कम से कम एक वोट के लिए 1.5 से 2 मिनट चाहिए। 1 मिनट में 58 वोट डल ही नहीं सकते। वो तभी डल सकते हैं कि 2 मशीन लेके कोई बैठा, टक 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 कर दिया। ये हुआ है। और यदि ईवीएम पे इतना ऑब्जेक्शन है और लोगों का ये है, तो उन्होंने तो बाकायदा बोल देना चाहिए कि भाई जिसको ईवीएम का कोई एक्सपेरिमेंट हमारे सामने करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजेस की नियुक्ति करनी चाहिए, रिटायर्ड जजेस की, कि जिसको जो हैकर से आके बोलते हैं कि हम हैक कर सकते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट, ये ईवीएम मशीन रखी है, प्ले विथ इट। आप बताइए इसको कैसा करेंगे? पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर बुलाया था लोगों को, आप आके बताइए मशीन रखी है हमने, लेकिन वो कह रहे थे कि मशीन को आप छेड़ोगे नहीं। सारा खेल ही तो मशीन की छेड़ने का है, तो मशीन को छेड़ने दीजिए, जैसा चाहिए खोल लीजिए, जो करना से करिए और हमको बता दीजिए कैसे यूज होता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसी मशीन का जो चिप है वो बनाने वाली कंपनी में अगर वो तो और ज्यादा है। वहां पे आपने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और कंपनी एक्ट के अनुसार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डे टू डे इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो 4 रखे, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो जहां से मशीन सप्लाई होते वहां से कोई जुगाड़ करने का प्रयास कर रहे हो क्या? मशीन मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हो क्या? यदि ये सवाल उठे तो इसका जवाब क्या? ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि ये 230 पे अटके हैं। मैं किसी सॉलिड रीजन के साथ कह रहा हूं। यदि 230 पे अटके नहीं होते तो मशीन जहां बनती वहां अपने लोग क्यों रखते? इलेक्शन कमीशन क्यों मेरा चाहिए? मुझे गारंटी मशीन की चाहिए, मुझे गारंटी इलेक्शन कमीशन की चाहिए जीतने की, मुझे गारंटी नीतीश कुमार से चाहिए, मुझे गारंटी अजित पवार से चाहिए, मुझे गारंटी हेमंत विश्व शर्मा से चाहिए। ये गारंटी क्यों चाहिए इन लोगों की, जब आप खुद कहते हो कि मोदी की गारंटी गारंटी है? मोदी पूरे देश को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उनको खुद को अपनी गारंटी नहीं है। ये वस्तुस्थिति और ये सच्चाई है। और इस सच्चाई का प्रमाण ये है कि जो मशीनें जहाँ बनती हैं वहाँ अपने लोग रखना, इलेक्शन कमीशन में अपने लोग रखना, सारी पार्टियों में तोड़फोड़ करना, झूठ परोसना। लेकिन इसीलिए विपक्ष जो मांग उठा रहा है कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से भी चुनाव हो ताकि पारदर्शिता बढ़े। बांग्लादेश में हुआ, होना में क्या हर्ज है? शेख हसीना ने इस बात को माना कि अगर विपक्ष ने कहा तो करवा ईवीएम दीजिए ना, हटाइए, करवा दीजिए। वो जीत के भी आई इस बार। करवा दीजिए और जीत के आइए ना। दूध का दूध, पानी का पानी, जीवन भर के लिए कोई ईवीएम के बारे में बोलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो क्या 2024 के लिए ईडी, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं? ये बी टीम बन के काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये बी टीम है, हम कह रहे हैं। और ईडी का स्ट्राइक रेट बहुत अमित शाह जी से ज़्यादा अच्छा है। 11-12 सरकारें ऐसी है जो डिस्टेबल होकर बीजेपी के खाते में आई, वो ईडी का रिजल्ट है। वो मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि बीजेपी इतने लो लेवल पे जाके खेल रही है। मुझे भय ये है कि आने वाली
जो अलग अलग दलों की सत्ता होगी, ये जरूरी नहीं कि अमर पट्टा लेके तो बीजेपी नहीं आई है। कुछ दिनों के बाद कोई दूसरी सरकार भी आएगी, वो भी इन एजेंसियों का अब ऐसा ही खुल के उपयोग करेगी। ये लोकतंत्र को लगा हुआ ऐसा परमानेंट ग्रहण है जिससे अब छुटकारा नहीं। ये सबसे मेरी व्यक्तिगत रूप की मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है। ये ऐसा कैंसर, यस, एक ऐसा कैंसर लगा के जा रही है ये सरकार, इससे लोकतंत्र का एक एक हिस्सा गल जाएगा और आने वाले समय में हम किसी एक डिक्टेटर के अंडर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही लोकतंत्र चला जाएगा और यही संविधान बना रहेगा। मुझे अब भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। और आपके मुताबिक जैसे इस पूरे एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि इस पूरे चुनाव में जब तक न चुनाव ख़त्म होता है, जब तक न एक स्टेबल सरकार शायद मोदी जी का बन जाता है, तब तक ये विपक्षी नेता जो हैं, ये जो अगर जेल में जा सकते तो जेल में रहेंगे और जेल में जो है वो जेल में रहेंगे और ये ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर बरकरार रहेगी। आज फिर रेड हुई है सुबह उत्तराखंड में, जो कांग्रेस के नेता रावत थे उनके वहां पर 10 जगह रेड हुई है। अब चुनाव है तो ईडी का तो काम बढ़ेगा। अब राज्यों के चुनाव में तो लोग कहते थे कि अरे विधानसभा का चुनाव है, अभी तक ईडी क्यों नहीं आई, और हो रहा है सब दूर। जीवांकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया देशनीति के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। फिलहाल ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। आज़ाद पत्रकारिता को, फ्री जर्नलिज्म में अपना भरपूर योगदान दें, सपोर्ट करें देशनीति को। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।